नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। आज की सच्ची घटना है। सन 1999 में झारखंड के जमशेदपुर शहर की टेलको कॉलोनी में शुभेंदु भौमिक नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहा करता था। खासतौर से यह कॉलोनी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनाई गई थी और जो भी एम्प्लॉय अपने घर से दूर रेजिडेंशियल एरिया में काम करते थे वो लोग इसी टेलको कॉलोनी में रहते थे, जिसकी वजह से भौमिक परिवार भी इसी कॉलोनी में रहा करता था। इस परिवार में टोटल 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया शुभेंदु भौमिक टेलको कंपनी में ही तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी लकी घर संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे। उनका 14 साल का बेटा कल्याण स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और उनकी बड़ी बेटी चैताली भी शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। उन बच्चों की नानी अनीता भी उनके साथ ही रहती थी, यानी उनका एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन उस दिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। दरअसल 23 जनवरी साल 1999 को शुभेंदु भौमिका सुबह का नाश्ता करके अपनी ड्यूटी के लिए टेलको कंपनी चले गए। दोपहर में खाना खाने के बाद छोटा बेटा कल्याण भी बाहर खेलने के लिए चला गया। अब घर में मात्र 3 लोग ही बचे थे, उसकी मां लकी और नानी अनीता, क्योंकि पहले उसकी मां और नानी खाली समय में घर के बाहर निकलकर पड़ोसियों से थोड़ी बातचीत कर लिया करती थीं। लेकिन उस दिन के बाद उस घर से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। उस घर में अब सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद पड़ोसियों को चैताली घर के बाहर दिखाई दी। पड़ोसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ और नानी कहाँ हैं, और घर के बाकी लोग भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर चैताली ने उन्हें बताया कि घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। इतना कहने के बाद चैताली वापस घर के अंदर चली गई। इसके बाद कुछ दिनों तक चैताली दिखाई दी, लेकिन फिर अचानक चैताली भी गायब हो गई। पड़ोसियों ने 29 जनवरी को आखिरी बार इस परिवार को देखा था। इसके बाद किसी को भी भौमिका परिवार का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दिया। रिश्तेदार, पड़ोसी और दूसरे लोग भी इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर यह पूरा परिवार कहां गायब हो गया। उधर टेलको कंपनी के लोग भी शुभेंदु को तलाश कर रहे थे, क्योंकि वह 6 महीनों से काम पर नहीं आए थे। कंपनी के लोग जब भी टेलको इलाके में उनके घर जाते थे तो वहाँ इन्हें हमेशा ताला लगा हुआ मिलता था, यानी उन्हें भी शुभेंदु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और फिर थक हार कर टेलको कंपनी के लोगों ने भी शुभेंदु को ढूंढना बंद कर दिया। शुभेंदु के पड़ोसियों को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतने दिनों से इस घर का कोई भी मेंबर दिखाई क्यों नहीं दिया। लेकिन चैताली ने गायब होने से पहले उन्हें बताया था कि घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इस वारदात को 6 महीने बीत गए। इधर चैताली की मामा, जो कि एक डॉक्टर थे, उनकी भी पिछले 6 महीनों से अपनी बहन और माँ से बात नहीं हुई थी। जब भी वह शुभेंदु के घर लैंडलाइन पर फ़ोन करती थी तो पूरी घंटी बजने के बाद फ़ोन कट जाता था, लेकिन घर का कोई भी व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता था। और जब उनसे रहा नहीं गया तो एक दिन वह अपने जीजा शुभेंदु के ऑफिस में फ़ोन लगाते हैं और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि उनके जीजा तो पिछले कई महीनों से ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। यह सुनकर अब चैताली के मामा को भी चिंता होने लगी थी और डॉक्टर होने के कारण बहुत बिजी रहते थे। लेकिन फिर जून के महीने में एक दिन समय निकालकर चैताली के मामा अपनी बहन के घर टेलको कॉलोनी में आते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए। पड़ोसियों ने बताया कि जनवरी महीने के बाद से इस घर का कोई भी सदस्य यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने चैताली को एक बार देखा था और उससे पूछा भी था कि उनके परिवार वाले कहाँ गए हैं। इस पर उसने कहा था कि सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। उस समय केवल चैताली ही घर में अकेली रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो भी घर पर ताला लगाकर कहीं चली गई। मामा जी को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि पिछले 7 या 8 महीनों में उनके किसी भी रिश्तेदार के घर शादी नहीं हुई थी और न ही उन्हें कोई इनविटेशन मिला था। अपने जीजा और बहन की इस तरह गायब हो जाने के कारण चैताली के मामा परेशान हालत में इधर उधर टहल रहे थे। तो टहलते उस घर के पिछले वाले हिस्से में पहुंच गए, जहां पर शौचालय का सेप्टिक टैंक बना हुआ था। उस सेप्टिक टैंक को 2 या 3 ढक्कनों से बंद किया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी सफाई कराई जा सके। लेकिन जब मामा की नज़र उनमें से एक ढक्कन पर पड़ी तो वह चौंक गई, क्योंकि वह ढक्कन पूरी तरह से सीमेंट से सील किया गया था। लेकिन बाकी के
सेप्टिक टैंक के ऊपर रखे हुए थे। हालांकि मामा जी पहले भी घर पर आती रहती थी, लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने इस ढक्कन को ऐसे नहीं देखा था। इसलिए चैताली के मामा को उस सेप्टिक टैंक पर किए गए प्लास्टर को देखकर कुछ शक होने लगा। इसके बाद वह तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर पुलिस भी यह सुनकर हैरान रह गई कि अचानक यह पूरा का पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया है। इस वारदात के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले भूमिका परिवार के घर पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर जाती है। उस समय चैताली के मामा भी वहीं पर मौजूद थे। पुलिस ने पहली बार जब घर को देखा तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस की टीम घर की बैक साइड में पहुंची तो वहां पर एक जगह उन्हें सीमेंट प्लास्टर दिखाई दिया, जो ज़्यादा पुराना नहीं था। अब पुलिस और चैताली की मामाओं को यह बात परेशान कर रही थी कि यह मकान करीब 6 महीने से बंद पड़ा था, लेकिन सेप्टिक टैंक पर किया गया सीमेंट ज़्यादा पुराना नहीं था। इस बात को लेकर पुलिस के मन में कई तरह का शक पैदा होने लगा था और इसी शक की बिना पर उस सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ा गया। और जैसे ही पुलिस वालों को ढक्कन को हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस टैंक के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया, साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया। इसके बाद इंसानी जिस्म के उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम, DNA और दूसरी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के यूं गायब होने जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक चैताली दिखाई दी थी, लेकिन बाद में वह भी अचानक कहीं गायब हो गई थी। और यही वजह थी कि पुलिस को चैताली पर भी शक हो रहा था। पुलिस का यह शक तब और भी पुख्ता हो गया था जब सेप्टिक टैंक से मिले इंसानी अंगों के टुकड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार सेप्टिक टैंक में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े 4 अलग अलग इंसानों के थे। वो लोग सोचते कि घर में 5 लोग रहते थे, लेकिन टैंक से मिलने वाले टुकड़े केवल 4 लोगों के ही थे। और इसका मतलब था कि इस घर का एक मेंबर अभी भी जिंदा था और वह चैताली हो सकती थी, क्योंकि पड़ोसियों को भी आखिरी बार वही दिखी थी। बाकी के 4 लोग तो पहले ही घर से गायब हो चुके थे। इसके बाद पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को कत्ल की रिपोर्ट में बदल देती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जैसे फॉरेंसिक टीम शुभेंदु भौमिक के घर की हर एक चीज़ की अच्छी तरह से जांच करती है। फिंगरप्रिंट उठाए जाते हैं, लेकिन जांच का हर एक एंगल केवल चैताली पर ही आकर ख़त्म होता था। इसके बाद उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती। पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि चैताली का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और उस लड़के का नाम था रिजवान। यह खबर सुनने के बाद अब पुलिस को रिजवान नाम के उस लड़के पर भी शक होने लगा। रिजवान के बारे में छानबीन करने पर पता चला कि वो स्टेट लेवल का क्रिकेटर था और रणजी ट्रॉफी भी खेल चुका था। उस समय लोग उसे खेलते हुए देखकर कहते थे कि एक दिन वह बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। चैताली की दोस्ती उसी रिजवान के साथ हो गई थी, हालांकि उसके घर वाले इस रिश्ते को विरोध करते थे। इन सब बातों से पुलिस का शक यकीन में बदल गया था। इस कत्ल में रिजवान का हाथ जरूर है। इसके बाद पुलिस तुरंत चैताली और रिजवान की तलाश में जुट गई, लेकिन कमाल की यह बात थी कि पुलिस उन दोनों को अरेस्ट ही नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल जिस चैताली और उसके पार्टनर को पुलिस तलाश कर रही थी, वो दोनों खुद ही पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस को बताया कि घर के 4 सदस्यों का कातिल कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही थी, यानी उसी ने ही अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल किया था। इसके बाद पुलिस कोर्ट से परमिशन लेती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान इस जघन्य अपराध की एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई जिसे सुनकर आज भी लोगों के दिल दहला जाते हैं। आइए जानते हैं। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल चैताली बचपन से खुली सोच रखने वाली लड़की थी। उसके मन में जो भी आता था वह वही करती थी। हालांकि माँ बाप उससे मना भी करते थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनती थी। चैताली जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कन्वेंशन स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। स्कूल के पास ही एक क्रिकेट स्टेडियम भी था। उस स्टेडियम में कई नेशनल और इंटरनेशनल मैच भी खेले गए हैं। वहाँ पर क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करने के लिए भी आते थे। ज़्यादातर स्टेट लेवल के क्रिकेटर ही वहाँ पर आते थे। चैताली को भी क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए आती थी। साल 1998 में एक स्टेट लेवल का क्रिकेटर रिजवान खान भी उसी स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करता था। वह अच्छा खिलाड़ी था। इधर चैताली भी स्टेडियम में आती रहती थी और रिजवान भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आता था।
उसको प्रैक्टिस करते हुए देखती रहती थी और उसी दौरान चैताली को रिजवान से प्यार हो गया। इसके बाद चैताली ने रिजवान से बात करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर आगे चलकर रिजवान को भी चैताली से प्यार हो गया और दोनों प्यार में इतने आगे निकल चुके थे कि इस बात की शादी तक आ गई थी। लेकिन चैताली की उम्र उस समय शादी के लायक नहीं थी और रिजवान का करियर भी अभी शुरू ही हुआ था। चैताली के घर वालों को रिजवान और उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इधर समय के साथ इन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया और वो दोनों एक दूसरे को इतने करीब आ गए कि चैताली प्रेग्नेंट हो गई और इसके बाद उन दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैच कर ली। हालांकि यह बात भी कह डाली और रिजवान के घर वालों को पता नहीं चली थी और ना ही उन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया था। लेकिन चैताली जानती थी कि प्रेगनेंसी वाली बात को अपने घर वालों से ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकती, इसलिए एक दिन चैताली ने मौका पाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। यह बात सुनने के बाद उनके घर में बवाल मच गया। चैताली के माता पिता उसको बहुत डांटते हैं और उसे समझाते हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर उस लड़की को अपने घर का दामाद नहीं बनाएंगे। साथ ही उन्होंने चैताली को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इन बातों से चैताली का दिमाग खराब हो गया। उसे अब अपने ही घर के लोग दुश्मन नजर आने लगे थे। हालांकि माँ बाप उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैताली ने उन सारी बातों को उल्टा ले लिया। इसके बाद जब घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो चैताली ने मौका पाकर रिजवान से फ़ोन पर बात की और उसको अपने परिवार को मारने के लिए तैयार कर लिया। रिजवान भी चैताली की बातों में आ गया और वो भी इस जघन्य अपराध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। और फिर 29 जनवरी का दिन आया। उन दिनों सर्दियों का मौसम था। दोपहर करीब 1:30 बजे का समय था। शुभेंदु भौमिका अपने घर पर यानी कंपनी गए हुए थे। उनका बेटा कल्याण भी घर से बाहर था। घर में केवल शुभेंदु की पत्नी लकी और बेटी चैताली और उनकी बुजुर्ग सास अनीता मौजूद थी। हर रोज की तरह उस दिन भी दोपहर में खाने के बाद बुजुर्ग नानी ऊपर की मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। इधर चैताली की माँ घर के कामों में बिजी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चैताली कुछ बेचैन हो, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन जब उसकी माँ घर के काम में बिजी थी, उसी दौरान चैताली चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और लगातार रास्ते पर न जाए जमाए बैठी थी और किसी का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद उसका इंतजार खत्म हुआ और एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रिजवान ही था। पहले तो उन दोनों ने वहाँ खड़े होकर दबी आवाज़ में कुछ बातें की। इसके बाद चैताली ने उसे पकड़कर अपने घर के अंदर खींच लिया और फिर जल्दी से दरवाजे को बंद कर लिया। इधर चैताली की माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी, जबकि उसकी नानी तो पहले ही ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। इसके बाद चैताली रिजवान को अपने साथ लेकर फर्स्ट फ्लोर पर बने उस कमरे में पहुंची जहां उसकी नानी सो रही थी। उन दोनों को ऊपर जाते समय भी किसी ने नहीं देखा था। अब चैताली और रिजवान नानी के कमरे में आ चुके थे। नानी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक वह दोनों नानी पर टूट पड़े। पहले तो उन दोनों ने नानी का मुंह और नाक दबा दिया, जिससे वो तड़पने लगी। उसकी आवाज़ भी ना निकल सके और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। इसके बाद उस लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। इसके लिए चैताली और रिजवान से मिलकर एक तेज हथियार से नानी की लाश के कई टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को बेड की चादर में बांधकर एक कोने में रख दिया। फिर उन्होंने कमरे में फैले हुए खून को साफ किया। इसके बाद दोनों थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर वो दोनों उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब वह दोनों उस कमरे का रुख करते हैं जहाँ चैताली की माँ लगी मौजूद थी। पहले ही चैताली कमरे के अंदर जाती है, उसके पीछे पीछे रिजवान भी अंदर चला जाता है। चैताली की माँ भी उस समय आराम कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या संभल पाती, चैताली और रिजवान ने उनका गला दबाकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने उसकी लाश के साथ भी वही किया जो उन्होंने नानी की लाश के साथ किया, यानी लाश के टुकड़े कर दिए और फिर दोनों ने उस लाश के टुकड़ों को बांधकर एक तरफ रखा और फिर वहाँ से भी खून के निशान मिटा दिए। चैताली बड़ी ही बेरहमी से पहले अपनी नानी और अब अपनी माँ को भी मौत की घाट उतार चुकी थी। अब तक भूमिका परिवार के घर में 2 कत्ल हो चुके थे, लेकिन चैताली और रिजवान अभी भी कुछ करने की तैयारी में थे। अब वो दोनों वापस नानी के कमरे में आ चुके थे, यानी वो दोनों फिर फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे रिजवान वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। चैताली भी उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उसका बात तो बिल्कुल ऐसा था जैसे उनके मन में कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और फिर चैताली का भाई कल्याण घर में एंटर होता हुआ अपनी नानी से मिलने के लिए सीधा ऊपर मंजिल पर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है तो वहाँ पर मौजूद चैताली और रिजवान ने कल्याण को गले से पकड़कर नीचे गिरा दिया और फिर पहले की तरह ही उन दोनों ने गला दबाकर उसका भी कत्ल कर दिया।
इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने फिर से वही तरीका अपनाया जैसा वो पहले भी कर चुके थे, यानी वो दोनों कल्याण की लाश को भी टुकड़ों में काटे और फिर उन टुकड़ों को भी कपड़े में बांध कर रख देते हैं और अब वहाँ से खून को साफ कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता रहा था वैसे वैसे भौमिक परिवार को उस घर में एक के बाद एक कत्ल होते जा रहे थे, यानी उस घर में अब तक 3 लोगों का खून हो चुका था। अब उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर 3 लाशें पड़ी थी, लेकिन उस घर में अभी एक कत्ल और होना बाकी था। चैताली और रिजवान अब उसी का अंत कर रहे थे और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चैताली का पिता था। वह वही था जिसने अपनी बेटी का बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, लेकिन आज उसी बेटी ने पूरा परिवार खत्म कर दिया था। दिन ढल चुका था, रात होने की आई तो शुभेंदु भूमिका भी कंपनी से काम निपटा कर अपने घर लौट आए। जब वो घर आए तो उस समय दरवाज़ा बंद था लेकिन लॉक नहीं था। घर में आहत होने से चैताली को पता चल गया था कि उसके पिता घर पर आ चुके हैं, क्योंकि वह दोनों तो शुभेंदु के आने का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि शुभेंदु फर्स्ट फ्लोर पर जाते चैताली अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और तभी पीछे से रिजवान भी आ गया। उसने शुभेंदु भूमिका को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। इसमें चैताली भी उसका बराबर साथ दे रही थी। चैताली पर तो जैसे खून सवार था। उन दोनों ने पहली तरह गला दबाकर शुभेंदु का भी कत्ल कर दिया और फिर तेज धार हथियार से वार करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भूमिका परिवार के 5 लोगों में से 4 का कत्ल हो चुका था। उनके घर में मौत का सच नाटक छाया हुआ था। इसके बाद उन चारों लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की बारी थी। चैताली और रिजवान ने मिलकर प्लान बनाया कि इन सभी लाशों को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं और इसके बाद उन दोनों ने ऐसा ही किया। चारों लाशों के टुकड़ों को उन दोनों सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और फिर अगले दिन चैताली का पार्टनर रिजवान सीमेंट और रेत लेकर आया। उन्होंने उसका घोल तैयार किया और फिर उस सेप्टिक टैंक की ढक्कन को पूरी तरह से सीमेंट से सील कर दिया। एक के बाद एक 4 कत्ल करने के फिर खून और सबूत मिटाने की इस जहोजहाद में चैताली और रिजवान को करीब 30 घंटे का समय लग गया था। कत्ल करने, सफाई करने और लाश के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाने के बाद रिजवान वापस लौट गया था, लेकिन चैताली अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल करने के बाद भी उसी घर में मौजूद रही। दरअसल ये भी उनके प्लान का एक हिस्सा था, ताकि अगर कोई उसके परिवार को ढूंढते हुए वहाँ पर आए तो उनके दिमाग में बात डाल सके कि उनके परिवार के लोग तो कहीं शादी में गए हुए हैं। लेकिन फिर जून के महीने में जब उसके मामा जी घर पर आए तो इस वारदात का खुलासा होता है। पुलिस के मुताबिक छानबीन और तहकीकात में साफ हो गया था कि सामूहिक कत्ल की साजिश खुद चैताली ने रची थी। इसके बाद चैताली और रिजवान को जेल भेज दिया गया, लेकिन यह मामला जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चलता रहा और फिर 1.5 साल बाद यानी 13 मार्च 2001 को उन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी। इसके बाद चैताली और रिजवान ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और 31 जनवरी 2003 को झारखंड हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।